नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज बात करेंगे सियासी एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर फिलहाल राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा गर्माहट है। एक ऐसा तबका जिसे वोट बैंक के तौर पर तो सभी सियासी पार्टियां देखती हैं, लेकिन जब सियासत में हिस्सेदारी की बात आती है तो लगभग सभी पार्टियां समय पर उनसे किनारा कर लेती हैं। ये तबका राजस्थान के अंदर 13% हिस्सेदारी रखता है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके की, और आज मुस्लिम तबके से हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहां पर मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस में लगभग इस समय करीब 20 लोग जो हैं वो सीटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं और 14 सीटों के ऊपर मुस्लिम निर्णायक स्थिति के अंदर हैं। आजादी के बाद सबसे कम नुमाइंदगी इस विधानसभा के अंदर उनकी देखी जा रही है, क्योंकि महज 2 मुस्लिम विधायक इस समय विधानसभा के अंदर हैं। और इस बार भी आपसी खींचतान को लेकर जो है बहुत ज्यादा माहौल गर्म है, क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों से यानी कि तीसरे मोर्चे से भी मुस्लिम लगातार दावेदारी कर रहे हैं अपनी अपनी टिकटों को लेकर। और हाल ही के अंदर गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान अपने आप में बड़ी दूसरे तरीके का विवाद पैदा करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाएंगे तो इससे जो है वो दूसरे वोट उनके कट जाएंगे। इसको लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अर्चना जी आपसे है। कांग्रेस को ये माना जाता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देती है और विधानसभा के अंदर मुसलमानों के जो विधायक हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से देखे जाते हैं। लेकिन इस बार आप कांग्रेस पार्टी भी बचने की कोशिश कर रही है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व तो आपके ऊपर असर नहीं कर रहा? देखिए आसिफ भाई, ये सब कयास है और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी संप्रदायों की पार्टी है। सबको एक समानांतर प्रतिनिधित्व मिले, इसको सुनिश्चित करने का हम काम करते हैं। अभी तो टिकटों की घोषणा नहीं हुई, इसलिए अगर ये कोई भ्रम फैलाना चाहता है किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो ये मैं समझती हूँ न सिर्फ अपना कयास लगाया जा रहा है, बल्कि एक तरह का एक भ्रम फैलाने का भी एक तरीका हो सकता है। हमारा ये मानना है कि जिसका जहाँ हक है और जिसको जहाँ पर मिलना चाहिए उसके लिए पार्टी पूरी तरह से कृत संकल्पित है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, किस विधानसभा से किसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसका निर्णय वहाँ की सर्वे रिपोर्ट पर, वहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं या बनना चाहते हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने कितना काम किया, उनकी कितनी स्वीकार्यता, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। और कांग्रेस के लिए कभी किसी विशेष वर्ग के लिए कोई स्टिग्मा कभी नहीं रहा, या किसी को विशेष वरीयता देने या किसी की वरीयता को कम करके किसी और को उस पर तरजीह देने का कभी कोई आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि कांग्रेस सर्वसमावेशी पार्टी है। और हमारा सबसे बड़ा दायित्व जो हमने समझा इस देश में, उसका वो दायित्व रहा है कि संविधान के अनुसार हम कैसे सबको साथ लेकर चल सकें, समानांतर रूप से सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें, और ये हम करते आए निरंतर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों में कोई तथ्य है या किसी प्रकार का कोई वजन। ठीक है, एम सादिक खान साहब, आपकी पार्टी चुनाव के अंदर जा रही है और कम से कम आपसे, आपकी पार्टी से बीजेपी में 14 सीटों पर 21 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो, आप पुराने विधानसभा चुनाव को देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने एक मुस्लिम को जो है वो टिकट नहीं दिया। आपने गुजरात के अंदर एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। विधानसभा सीटों की तादाद खासी है और मैं आपको बताऊं, आपको भी जानकारी होगी कि यूपी के अंदर 20 से 22 सीटों के ऊपर मुस्लिम निर्णायक स्थिति के अंदर है। इस बार आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं एक बात वाजे करना चाहूँगा कि जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे टिकट उन्हीं को दिए जाएंगे। जहाँ तक यूपी या गुजरात की बात है, राजस्थान उससे बिल्कुल अलहदा है। राजस्थान में पिछली बार हमने 4 टिकट दिए, जिसमें 2 जीते। कांग्रेस ने 16 टिकट दिए और वो 16 के 16 कैंडिडेट उनके हारे। उसमें से 10 या 11 लोगों की जमानतें जब्त हुई। तो जहां जो कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में होगा उसको बाकायदा टिकट दिया जाएगा। और आप इसको राजस्थान को यूपी या गुजरात से ना जोड़ें। यहाँ राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के साथ वसुंधरा जी का नाम जुड़ा हुआ है, जो बेहद सेक्युलर हालात में है, और वो अशोक गहलोत या सचिन पायलट के मुकाबले बराबर की हैसियत रखती है सेक्युलर होने के मामले में। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे तो वो आपको ये बताएगा कि वो वसुंधरा जी से ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है। जब वसुंधरा जी सरकार में होती है तो मुसलमान राजस्थान में ज़्यादा कंफर्ट होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो विनिंग कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे वो हमने 14 सीटों पर 21 नाम भेजे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दे और उसके टिकट देने के बाद हम उनको जिताने के लिए आगे आएँ। शाहबुद्दीन साहब, आप सहमत हैं? अर्चना जी कह रही है कि हम सबकी समावेशी पार्टी हैं, है ना। इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो रणदीप सुरजेवाला जी, वो कहते हैं ब्राह्मण तो कांग्रेस के डीएनए में है,
तो आज ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि कांग्रेस ज़्यादा हिंदूवादी पार्टी है या बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। अब रही चीज़ सीटों की बात, तो अभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जो डिक्लेयर की है टिकट, वहाँ कुल 3 मुसलमानों को टिकट दिए हैं, जबकि कम से कम वहाँ 13 विधानसभा सीटें ऐसी है जहाँ मुसलमान निर्णायक स्थिति में हैं। तो कांग्रेस ने भी मुसलमानों को हमेशा एक वोट बैंक की तरह समझा। जहाँ तक ये 16 टिकट की बात है, सच है पिछली बार 16 टिकट दिया, लेकिन मैं पूरी 16 विधानसभा क्षेत्रों में घुमा था। उन 16 जो मुसलमानों को टिकट दिया उनको कांग्रेसियों ने खुद ने हरवाया। और रही सादिक साहब की बात, रिप्रेजेंटेशन की बात, कि हमने 4 दिए थे और 2 जीत गए। वसुंधरा जी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। पिछले 5 साल में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का जितना बेड़ा गर्क वसुंधरा सरकार में हुआ उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। मदरसा बोर्ड का पैरा टीचर एक परमानेंट नहीं हुआ, समय पे किताबें नहीं बढ़ी। आप अगर मुद्दे को छोड़ के बात करेंगे तो फिर हमें भी मुद्दे को छोड़ के बात करनी पड़ेगी। या तो आप टिकटों पे बात कर लें, या तो आप टिकट बंटवारे पे बात कर लें, या तो एक काम करते हैं, या तो सरकार के कामकाज को लेके बात कर लेते हैं। 5 साल में एक काम करते हैं, बिल्कुल शाहबुद्दीन साहब इनकी बात पूरी होने सरकार के कामकाज को लेके बात करते हैं। साहब इनकी बात पूरी होने दीजिए। खुली चुनौती देती है कि वो 5 साल में ये साबित कर दे कि मुसलमानों के ठीक साथ है, बराबरी का ठीक व्यवहार है। हुआ। देखिए, या तो आप सरकार के पुलिस- कामकाज को लेके बात शाहबुद्दीन करते हैं। साहब मंच पे चाहे उस मंच पे एसडीपीआई आपसे बीजेपी के मुस्लिम नेताओं से अगर आप डिबेट मुद्दे करने से को तैयार है। अगर आप मुद्दे से भटक के बात शाहबुद्दीन करेंगे- साहब माइक आगे बढ़ाइए। देवेंद्र शास्त्री जी आपके पास में बैठे हैं। 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहली बार राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या वही स्ट्रेटेजी आप भी लेकर चल रहे हैं जो इस वक्त देश के अंदर माहौल है कि जरा सा बचा जाए और जो है वो टिकटों के वितरण के अंदर ऐसी जगहों को इग्नोर किया जाए जहां पर वाकई मुस्लिम जो है निर्णायक स्थिति के अंदर हैं, या आप वाकई वहां पर जो है वो टिकट देंगे उनको? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी राजस्थान के विधानसभा चुनावों में पहली पार्टी है जिसने अपने 78 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें हम अब तक 6 माइनॉरिटी के उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जो अपने जगह पर वो इस तरह से नहीं देखे गए हैं कि ये माइनॉरिटी बहुल सीट है या कोई सीट है। वहाँ पर मेजॉरिटी के साथ उनका सामंजस्य बहुत बेहतर है और इसलिए उनको वो क्वालिफाई किए हैं। और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी ये है कि ये किसी को वोट बैंक के हिसाब से माइनॉरिटी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी एसडीपी और बीजेपी वालों के बीच में बहस हो रही थी कि सरकार ने क्या किया। मैं मानता हूं, आम आदमी पार्टी मानती है कि अगर माइनॉरिटी के मामले में अगर कुछ सकारात्मक कदम उठाना है तो केवल टिकट देने से या रिप्रेजेंटेशन देने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक का एक अलग से क्लॉज रखा है, उनके लिए अलग से काम की स्कीम है, योजनाएं हैं, उनके आर्थिक, उनके शैक्षणिक, उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्लान होना चाहिए। इसीलिए ये अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये बहस चलती रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकली पिछले 65 साल में राजस्थान में माइनॉरिटी का पूरा अगर आप ग्राफ देखें तो वो नीचे गया है। उसमें कांग्रेस भी दोषी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, क्योंकि इन्हीं की सरकार रही है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी इस पूरे सिस्टम को बदलने के हिसाब से यहाँ पर अब मौजूद है और सारे 200 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और माइनॉरिटी को उनके हिसाब से पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप अपनी सियासत में उनको पूरी हिस्सेदारी देंगे? जी हाँ, मैं आप परसेंटेज वाइज भी देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, आम आदमी पार्टी शायद जो आप रेशियो देख रहे हैं, रेशियो से थोड़ी बहुत आगे ही होगी। ठीक है सर। यास्मीन फारूकी मैडम, आप भी सहमत हैं कि जहां पर वाकई मुसलमान निर्णायक स्थिति के अंदर हैं, उनको दोनों पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां यहाँ पर एक एक करके सरकार बनाती हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, उनको जो है सियासत में हिस्सेदारी देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि सियासत में अगर हिस्सेदारी होगी तो लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने बंदे पाल रखे हैं, उन्हें ही वो ज़्यादातर टिकट्स या वो उन्होंने देते हैं, जो आम आदमी मांगता है उससे बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, अभी इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो जितने भी जहाँ पे भी परेशानी हुई है, चाहे वो आप इसमें अलवर वाले मैटर में देख लिए, उमर वाला हो, कोई सा भी टोंक में झगड़े हुए और अभी नागौर में झगड़ा हुआ,
कहीं कोई भी ना एसडीपीआई के अलावा मुझे कोई ना आम आदमी पार्टी वाला नजर आया वहाँ, ना कांग्रेस नजर आई वहाँ, और ना मुझे बीजेपी नजर आई। अभी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, कौन नजर आया है मुझे? कोई एक भी पार्टी बता दे। हम लोगों ने घर घर जाके काम किया है, एक एक घर में गए हैं उन लोगों के जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। उन सारे दंगों में, चाहे टोंक का हो, चाहे किसी जगह का भी हो, चाहे मेवात के मामले हो, किसी ने सांस लेके ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है या ये क्या हो रहा है, सिवाय एसडीपीआई के। और वो घर घर जाके उनकी माली मदद भी की है और वैसे भी एहतजाजन भी। ठीक है साहिब आलम साहब, आपको क्या लगता है कि इस हिस्सेदारी ना देने की वजह क्या है? चाहे बड़ी पार्टियां हो, क्यों सिर्फ आप वोट बैंक बन के रह गए? कमी आप में भी है? देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है कि हिस्सेदारी तो एक बहुत दूर की बात है। जो हमारा हक है हमें उसी से महरूम रखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से और पिछली सरकारों से कि जब सच्चर कमेटी की सिफारिश ये कहती थी कि मुसलमानों के हालात देश में दलितों से ज़्यादा बदतर हैं, तो हम पूर्ण रूप से बहुमत में होने के बावजूद अब तक हम जो सिफारिश थी मिश्रा कमेटी की, जो रिपोर्ट थी, वो अब तक पेश क्यों नहीं की गई? जब हमें हक से महरूम रखा जा रहा है तो सियासत में हिस्सेदारी तो बहुत दूर की बात है। हमें हमारा हक चाहिए। अभी जैसे कि मैडम ने कहा कि चाहे अखलाक हत्याकांड हो, पहलू खान हत्याकांड हो या अकबर हत्याकांड हो, कहीं पे भी कोई भी सियासी पार्टी सामने नहीं आई। सबसे ज्यादा नाकारा जो विपक्ष की भूमिका होती है वो हम सामने देखते हैं कि एक नाकारा विपक्ष की तरह ये लोग सामने आते हैं। कहीं कोई एहतजाज नहीं होता, कहीं कोई आवाज नहीं उठाई जाती। तो मुसलमानों में इन लोगों की तरफ से पूरी तरह से मायूसी है। मुसलमान ये चाहता है कि हमें बार बार सड़कों पे ना उतरना पड़े अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए। लिहाजा हमारा हक हमें मिलना चाहिए, और जो हमारा हक है, जो हम मांग करते हैं आरक्षण की, कम से कम वो तो हमें सियासत से और सरकार से हमें मिलना चाहिए। अब्दुल लतीफ फारको साहब, सहमत हैं साहब जो लोग बोल रहे हैं? एसडीपीआई हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, मुसलमानों को उनका आज तक किसी ने भी पूरा हक नहीं दिया। और ये भी सही है जो बात कही जा रही है कि अगर टिकट दे दिए तो उन्हें जीतने नहीं दिया। हो ये रहा है, हम ये महसूस कर रहे हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से और आज तक की अगर पूरी गणित को हम लगाएं, हिसाब करें, तो हमारे साथ चाहे सरकार जो भी रही हो लेकिन इंसाफ नहीं हुआ है। हम अब इंसाफ, अगर हमें हमारी जितनी आबादी है उस एतबार से अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बंधुआ मजदूर की तरह, कांग्रेस भी ये समझ रही है कि ये कहाँ जाएंगे, वोट तो हमें ही देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए चाहे हमें किसी से भी बात करनी पड़े, किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, हम निर्दलीय खड़े हों, किसी और पार्टी के साथ जाएं। दलितों से हमने अपना पार्टियों से बात कर ली है, वो भी हमारे लिए तैयार हैं इस बात के लिए कि दलित हमारे को वोट देंगे और हम दलितों को वोट देंगे, और हम निर्दलीय होकर के भी जीत के बताएंगे कांग्रेस को अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो ये भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर हम ये बात साबित कर देंगे कि कांग्रेस इस बात को भूल जाए कि वोट तो मुसलमानों का कहाँ जाएगा, वो तो हमें ही मिलेगा। इस चीज़ को हम बदल देना चाहते हैं। इस दफ़ा हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। 3% लोग 25% पर कब्जा कर लेते हैं। ये कैसी सरकारें हैं? हर सरकार में एक खास तबके के लोग 3% 25% पे हावी होते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? और जिनकी तादाद 13% है उनको 2 और 4, कहीं 10, कहीं 5। और मध्य प्रदेश में अभी जैसा जानकारी हुई है कि वहाँ 5 ही टिकट दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी क्या मजाक है? ये चलने वाली नहीं है। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, पूरी तरह समझ गया है कि जो कुछ भी हो रहा है तो इस बार आप वो नाइंसाफी हो रही है। 13% हिस्सेदारी नजर आएगी इलेक्शंस में। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी अगर हमें हमारा हक नहीं दिया गया तो। चुनाव में, सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे फाजिल दोस्त सादिक भाई अभी कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 4 टिकट दी और 2 टिकट नहीं है, और कांग्रेस के 11 आदमियों की जमानतें जब्त हुई। जब जानकारी पूरी नहीं हो आदमी को तो बैठना नहीं चाहिए, है ना। 16 टिकट दिए, बिल्कुल 16 हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इससे पहले जब 10 विधायक जीत के गए तो वो भी कांग्रेस से गए थे, और कांग्रेस की तरफ से जो मुस्लिम के प्रतिनिधि पहुंचे थे वो 10 से 11 तक पहुंचे और 12 तक पहुंचे। उस वक्त की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और आपने कहा कि 11 के 11 की जमानतें जब्त हो गई। मैं कहता हूँ 1 की भी जमानत जब्त नहीं हुई, क्योंकि ये कांग्रेस से जितने भी मुस्लिम थे
उनकी किसी एक की जमानत नहीं हुई। और हारने का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की वो आंधी चली थी और मोदी नाम का वोट डला था जो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में था। तो आज मैं ये बताऊं आपको, आज बात ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट देने की, इन्होंने कहा 4 टिकट हमने दिए, ये मजबूरी थी इनकी, क्योंकि अगर इन पर दम है भारतीय जनता पार्टी में तो जयपुर शहर से हो ना 3-3 पे क्लेम बनता है, एक पे भी था। जिस रोज इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट दे दिया, ठीक है, 8 सीट जयपुर जा देंगे, मेरा चैलेंज है। बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षेप में, फिर मैं आगे जाता हूँ, और भी मेहमान है। मैं इन कांग्रेस के नेताओं से गुजारिश करूंगा कि जयपुर शहर में आप एक कांग्रेस का मुस्लिम प्रत्याशी तो जिता दो साहब। आप कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों को तो चुनाव हरवा रहे हो, तीसरे नंबर पे लेके जा रहे हो। आप किस हैसियत से माहिर आजाद को आपने 2 बार चुनाव हरवा दिया साहब। आप बात सुनिए, मैं इन कांग्रेस के लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप अगर मुस्लिम समाज की बात सुनेंगे नहीं तो आप बिल्कुल फिल्म के पर्दे से गायब हो जाएंगे। डॉक्टर तस्लीम, आप सहमत हैं? मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आज बहुत अच्छा एक मुद्दा है कि मुस्लिम की अपने जो इतनी भागीदारी कम हो रही राजनीति के अंदर, उसी पे अपन चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरे ख्याल से राजनीतिक नहीं है, हमारा मुस्लिम मुद्दा है और हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारी मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। यहाँ हम एक दूसरे अगर ब्लेम लगाते रहेंगे कि तुमने कम दिए, हमने ज्यादा दिए, तुमने ज्यादा दिए, हमने कम दिए, तो फिर अपन पीछे चले जाएंगे। मुद्दा ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व विधानसभा में अपना कैसे पहुंचाएं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार सबसे ज्यादा दावेदारी दोनों मौजूदा पार्टियों से हम करेंगे, और दोनों पिछली पार्टियों ने, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल किया। सहमत हैं आप? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, चूंकि यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है। आज़ादी से लेके अब तक की अगर हम तारीख उठा करके देखें तो रिप्रेजेंटेशन होता तो है, कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेशन देती है, लेकिन वो मुसलमानों के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रिप्रेजेंटेशन की बात बाद में है। सबसे पहला मसला ये है कि जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर उनके संगठन का हम ढांचा उठा करके देखें तो वहाँ पर भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। आज हमारे कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सिवाय कश्मीर को छोड़ करके कहीं पर भी क्या कोई स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का मुसलमान है? संगठन के अंदर उच्च पदों के ऊपर मुसलमान हैं। वो एक माइनॉरिटी सेल हर पार्टी बना देती है, उसमें उठा करके लोगों को सर्वेंट क्वार्टर के अंदर डाल देती है कि तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नतीजा ये है कि संगठन के अंदर जब प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो कांग्रेस तो पार्टियों के अंदर भी प्रतिनिधित्व की बात नहीं होती है। और इस वक्त कांग्रेस का भी जो रवैया चल रहा है वो प्रतिनिधित्व के ताल्लुक से जिस सूरत हाल से दो चार है वो बड़ी तकलीफदेह है। मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, सीकर उठा करके देख लीजिए, जहां मुसलमान जो है तकरीबन 1 लाख की तादाद में है, वहां उठा करके एक मखसूस जात के आदमी को वोट दे दिया जाता है। हवा महल की सीट है, वहां जो है 20,000 एक कम्युनिटी के वोट हैं, हमेशा जो है उस कम्युनिटी के आदमी को 1 लाख के मुकाबले में जो है टिकट उठा के दे दिया जाता है। इसी तरीके से दूसरी सीटें हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए और कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि अब वक्त गुजर चुका है, मुसलमान बेदार हो चुका है, मुस्लिम नौजवान जाग चुका है। अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो इन दोनों पार्टियों की परवाह बगैर किसी तीसरे विकल्प के ऊपर भी सोच सकता है और नतीजा दे सकता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वसुंधरा जी की, वो 3600 कौम को साथ लेकर चलती है। विशेष तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो 6 राज्य मंत्री के दर्जे राजस्थान के अंदर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 6 राज्य मंत्री के दर्जे माइनॉरिटी के लोगों को दिया यहाँ पे। और यहाँ पर 2 जो विधायक जीत के आए, जब 16 विधायकों के चुनाव आप कांग्रेस की पार्टी से जो लोग लड़े वो शून्य पे रह गए, और 4 हमारे जो लोग जिन्हों को पार्टी ने टिकट दिया उनमें 2 जीत के आए, जिनमें एक कैबिनेट मंत्री है, और वो कैबिनेट मंत्री भी वो इस स्तर का है जिसने पूरी राजस्थान सरकार के अंदर 2 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय इस सरकार ने दिए हैं। और भारत सरकार के अंदर आप बात करते हैं देश का वो प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता है, जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास लेकर जो बात करते हैं। जब योजनाएं चलती हैं तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए चलती हैं, अलग से नहीं चलती कि अलग से समाज के लिए चलेगी। बेरवा जी, इस हिस्सेदारी ना मिलने की वजह क्या है? क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने हिस्से की दलीलें दे रही है कि उन्होंने समय के ऊपर हमेशा जो है इस तबके का ध्यान रखा है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं, आंकड़ों पर गौर करते हैं तो आंकड़े कुछ और गवाही देते हैं। दुर्भाग्य के साथ ये बात कहूंगा कि देश के मुसलमानों को और दलितों को दोनों ही पार्टी द्वारा ठगा गया है।
ये बात ठीक है। आप कह रहे हैं, अभी सादिक भाई कह रहे थे कि मुसलमानों के इतने प्रतिनिधि जीते और कांग्रेस के हार गए, ये बात ठीक है। लेकिन इसके लिए एक काट की आंधी चढ़ी थी, और काट की आंधी क्या चढ़ी थी कि 36 इनका छीना है, आपके पेट्रोल 35 रुपये पर लीटर पर ले आएंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, लोगों को 15 लाख खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ के रोजगार देंगे। ये सारे ऐसी बुलावी बातें जो बुलावे के अंदर लोग आ गए, और दलितों ने और मुसलमानों ने भारी तादाद में बीजेपी को वोट देने का काम किया। उस समय मैं भी था, आप सब भी थे, और उसका परिणाम था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब आप देख रहे हैं देश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, उस कर्नाटक के चुनाव के अंदर बीजेपी धूल चाट गई, कोई बोल नहीं पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहा। तो ये दलित और मुसलमान देश का जग चुका है, और ऐसा नहीं हो कहीं दोनों समाज अगर मिल गई तो कांग्रेस से बीजेपी दोनों किनारे लग जाएगी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप दलितों और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व दें। बीजेपी तो दे रही है, हमारे भाइयों को बैठा तो रखा बोलने के लिए, हमारे से लड़ने के लिए आगे कर रखा है, लेकिन वो हमसे भी नहीं लड़। ठीक है मोहनलाल जी, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? पार्टियां एक विचार होती हैं, और कांग्रेस जो पहले पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, वो कांग्रेस पार्टी अब रही नहीं, क्योंकि वो विचार नहीं रहे। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के 2 पार्ट हैं। अभी हमारे अर्चना जी बोल रही थी कि कांग्रेस के ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। अभी हाल ये देख लो, जयपुर की हवा महल सीट है, आदेश नगर सीट है, किशनपोल सीट है, 3 सीट पे हमारी भागीदारी बनती है माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक मुस्लिमों की पूरी बराबर भागीदारी बनती है। ये 3 में से 2 या 1 सीट देते हैं, वो भी इसलिए देते हैं कि इनको चला के रहना है, क्योंकि इनकी दुकानदारी मुस्लिम वोटों से चल रही है। अगर मुसलमान नेता बन जाएंगे तो इनको वोट कौन देगा? इनको वोट कोई नहीं देगा। फिर माननीय महेश जोशी जी किशनपोल से लड़ते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों का 15 से 20 हजार वोट मिल जाता है। वहीं आमीन कागजी या अस्कली टांग जी लड़ते हैं तो 500 वोट भी नहीं मिलते हैं हमारे हिंदू भाई के, जो कि उनका फर्ज बनता है डलाने का। अगर ये हमें भागीदारी देना चाहते हैं तो हमारे कैंडिडेट को भी जिताना चाहिए। ये सीधा साथ हमारे साथ कहा थे। इमरान साहब, कितनी भागीदारी की आपको उम्मीद है, क्योंकि आप भी राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है बाकी जो लोगों ने कुछ कहा, आप सहमत हैं उससे? देखिए आशीष साहब, जैसे आपने बताया यहाँ पर कि 13% के आसपास अभी मुस्लिम पूरे राजस्थान के अंदर बिलोंग करते हैं, तो 13% के हिसाब से प्रत्येक पार्टी को 26-26 के हिसाब से सीटें देनी चाहिए। लेकिन 15-15, 16-16 सीटें दोनों पार्टियां देनी, मेरे हिसाब से देनी चाहिए, चाहती होंगी। कांग्रेस की तरफ से क्या, हमारी तरफ हम भी एक तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। अभी बात थोड़े दिनों पहले की है, यहाँ से 165 किलोमीटर दूर एक कस्बा है फतेहपुर, वहाँ पर एक डीएसपी साहब लगे थे, तो उनके लगने के बाद मुस्लिम थे, उनका नाम महमूद खान जी, महमूद खान जी लगे थे, और वो अपनी छुट्टी पर थे। छुट्टी के दौरान ही वहाँ पर कुछ दंगा भड़क गया था आपस के अंदर, और उनको बिना किसी बात के ऊपर एपीओ कर दिया गया। एपीओ करने के बाद वहाँ पर अभी अगर फेरस्ती के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 कैंडिडेट हैं मुस्लिम जो कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उनके लिए कोई भी आदमी नहीं बोला। और अब जब उनको हटा दिया गया, वहाँ से एपीओ कर दिया गया, तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि वहाँ पर कम से कम 2 दिन तक तो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खाली उन्हीं का नाम चला। हजारों लोगों ने तो फेसबुक के ऊपर उनके प्रोटेस्ट किया। उनको अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम सहभागिता तो जरूरी है ही है, लेकिन अच्छे कैंडिडेट्स का आगे आना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात कि अगर हाँ युवा लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे जो लोगों के अंदर अपनी बात समझा सकें और अपनी बातों को आगे तक पहुंचा सकें, ऐसे लोगों को होना बहुत जरूरी है। ठीक है अर्चना जी, ये मुद्दा इस तरीके का है कि जो काबिल उम्मीदवार हैं, जिनके पीछे जनता खड़ी है, ऐसे लोगों को भी पार्टी मद्देनजर रख रही है। जो काबिल लोग होते हैं उनको ही पार्टियां टिकट भी देती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्टी में टिकट लेने के लिए आपको ध्यान होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक स्पष्ट बात कही है कि एक नहीं, प्रक्रिया की बात नहीं है, राजनीति भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। उसको करने के लिए उसमें अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए बहुत बड़ा सफ़र तय करना पड़ता है। और किसी का प्रतिनिधित्व हो और वो किसी समाज विशेष की बात करें तो उसमें भी उसकी पैठ होनी चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि बहुत काबिल लोग हैं और जिनका ये जिक्र कर रहे थे, उनके लिए हमने भी सुना कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन चलाया। प्रशासन शासन में भी अंतर होता है। मैं नहीं कहती किसी काबिलियत जो प्रशासन में काम करता है वो शासन नहीं चला सकता, लेकिन ये सब मापदंड तय करने पड़ते हैं। कई लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, लेकिन कभी राजनेता नहीं बन पाते। तो ये चीज़ें अलग रखी जानी चाहिए। इससे कैसे मापदंड होंगे, किसे सुनिश्चित करेंगे हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव, ये पार्टी की प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन मुझे दुख हुआ इस पूरी चर्चा को सुनकर के अभी कि यहाँ पर हम एक ऐसे मुद्दे के साथ प्रस्तुत होना चाहते थे जो इन्होंने भी फरमाया था अभी कि कम से कम उस रिप्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ाएं, मजबूत किया जाए, उसे कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये कहें कि अल्पसंख्यक समाज की बात है,
जब हम महिलाओं की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, या सोसाइटी के उस वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उस समय यहाँ सियासी बातें कम होनी चाहिए, यहाँ राजनीति कम होनी चाहिए। और हम यहाँ सुझाव देते, जनता का मंच है, उसके माध्यम से बताना चाहते कि साहब कैसे क्या सुनिश्चित करेंगे, कैसे उस प्लेटफॉर्म को उनको प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे उस रास्ते को हम सुदृढ़ करेंगे जिस पर चलकर वो लोग अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा इसके कि कांग्रेस ने ऐसा किया और बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने लगी और यहाँ तक कह दिया कि आप उनको हरा दे। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों के कारण व्यक्ति हारता और जीतता है। क्या हिंदू समाज के लोग नहीं हारते हैं? तो ऐसी बातें करके इन चीजों को गौर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बात सही है कि जब हम किसी चीज के लिए किसी विशेष मुद्दे पर बात कर रहे हो तो हमारे अंदर से, हमारे जहन में से वो बातें आनी चाहिए बाहर, जिससे कि उस समाज के लिए जिसके लिए बात की जा रही है उसको संबल मिल सके। अब यहाँ तो उल्टा ही हुआ कि हम अपनी उपलब्धियां, हम अपने मुख्यमंत्री की उपलब्धियां गिनाने लगे और हम कटघरे में खड़े करके पूछने लगे कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जीवन पर्यंत से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब से हम आजाद हुए इस देश में तब से लेकर या उससे पहले भी कभी ये विभेद किया ही नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमेशा कोशिश ये की गई कि हर समाज के व्यक्ति को उसका स्थान मिल सके समाज में, उसे उसको कल्टीवेट करने का एक माहौल मिल सके, एक एनवायरनमेंट मिल सके। वो सब हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया। सच्चे कमेटी की बात हो, अन्य कमेटीज की बात हो, उन सब के रिकमेंडेशन को मानने का भी प्रयास किया। और जो लोग आज बहुमत के साथ बैठे हुए हैं उनका भी दायित्व बनता है। उन लोगों के जो उद्गार आते हैं वो तो ऐसा लगता है कि उनकी तो कोई इस समाज के प्रति कोई परवाह नहीं है, बेरुखी इस कदर है कि आज राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेशों की श्रेणी में आता था उससे लिंचिस्तान कहने के लिए मजबूर होने। और हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है पूरा हिंदुस्तान और पूरे विदेशी धरती से कहा जा रहा है कि क्यों कभी किसी दलित की, कभी अल्पसंख्यक की या किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो क्यों नहीं आह निकलती। आपके पास भी मैं आता हूँ। ठीक है मैम, सियासत में मुसलमानों की भागीदारी की और लगातार ये हर पार्टी के दरवाजे पर इस वक्त खड़े हैं और अपने लिए अपने हिस्से की हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। पहले कांग्रेस के बारे में ये धारणा रही है कि वो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, लेकिन अब जब उसके ऊपर हमले होने लगे बीजेपी की तरफ से तो उसने मुसलमानों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि अगर हम इनको साथ रखेंगे तो हमारा जनाधार खिसक सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी का मामला ये है कि अब जब से उनके पास में पूरी पावर आ गई है तो वो ये समझने लगे हैं कि हमें तो मुसलमान मुक्त भारत चाहिए। अब लेकिन सर अगर ऐसा है तो आज ये सारे मुसलमान बैठे हैं, बीजेपी से बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप खड़े हो जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी और दो जगह एडवोकेट बनाया मेरे को जेडीए और नगर निगम के अंदर। अभी आरको साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि कांग्रेस के लोग समझते थे कि ये मुस्लिम तबका पढ़ लिख जाएगा तो अपना अधिकार मांगेगा, लेकिन बीजेपी के लोग माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और भाई नरेंद्र मोदी जी के उसमें एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं। मुस्लिम समाज अब किसी के बेकाव में आने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज अब समझ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के जो कार्यकाल में जो मुस्लिम स्टूडेंट है जो विदेश जाने के लिए पढ़ाई करता है, इंजीनियर, आरजेएस, आरएस बनने के लिए तैयारी करता है, उसके लिए 25 लाख रुपए बगैर ब्याज के देने का वादा किया है और दिया है। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम पे कोई बहुत बड़ा एहसान किया? ठीक है, क्या हमारे ये राइट्स में नहीं है? ठीक है, क्या हमारा हक नहीं है कि हम ले सकें? क्या अभी भी हमें भीख मांगने की जरूरत है कि बीजेपी ने हमें ये दिया और कांग्रेस ने हमें ये दिया? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये नहीं आता है क्या? ठीक है, तो ये एहसान जताना बंद करें कि हमने ये दिया और उसने ये दिया। मेहरबानी करके अगर देना है तो बराबर का हक दें और अपने साथ रखें। और अगर सियासत में अगर जगह देनी है तो हमें हाशिए पे न रखें, हमें फ्रंट पेज पे पहली जमात में शामिल करें। सादिक साहब सहमत है आप? मैं हाफिज साहब से और लतीफ आरको साहब से पूरा इत्तेफाक रखता हूं और जितने भी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं और जो एनजीओज के लोग यहाँ बैठे हैं वो अपनी अपनी पार्टीज के ऊपर जाकर दबाव बनाए कि माइनॉरिटी को इतने टिकट दिए जाएं, वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों। मैं पार्टी से बिल्कुल अलग हटके बात कहना चाह रहा हूं कि अपनी अपनी पार्टी के ऊपर जाकर वो ये दबाव बनाए, चाहे वो आप पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के एनजीओज हों, कि साहब हमें 20 टिकट दीजिए, 22 टिकट दीजिए, 25 टिकट दीजिए और हमारे कैंडिडेट्स को सिर्फ आप टिकट न दें, उनको जिताकर भी लेकर आए। मैं बिल्कुल पार्टी की हैसियत से बैठा हूं। हम तो कल भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, हमने कल भी मुख्यमंत्री से कहा है कि साहब माइनॉरिटी को 14 टिकट आप दीजिए और हम जीत कर लेकर आएंगे। सादिक साहब कितनी टिकटें दे रहे हैं इस बार? देखिए, जो विनिंग कैंडिडेट होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। ठीक है सर, संक्षेप में जवाब दीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है
कि यहाँ पर ये बात आ रही है जिताऊ कैंडिडेट। असल में बड़ी परेशानी ये हो गई है कि हमारे यहाँ क्राइटेरिया ये हो गया कि जिताऊ हो, चाहे वो पैसे के बल पे जीते, बाहुबल पे जीते, उसके अंदर काबिलियत है या नहीं, जिताऊ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी को ये क्राइटेरिया बदलना चाहिए कि काबिल उम्मीदवारों को वो पहुंचाएं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हों। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ने रेजोल्यूशन पास करके ये पहुंचाया था कि संगठन के अंदर और पार्टियों के अंदर कम से कम उनकी आबादी के अनुपात के अंदर जो है वो टिकट देने चाहिए। तो हमारा मुतालबा आज भी ये है और तमाम माइनॉरिटी का मुतालबा ये है कि कम से कम उनकी जितनी आबादी है पार्टियां इतना उनको प्रतिनिधित्व दें। आपकी आबादी के लिहाज से आपकी भागीदारी तय होनी चाहिए। आबादी के लिहाज से भागीदारी तो होनी ही चाहिए, जो कभी भी किसी पार्टी ने हमें नहीं दी है। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमारा मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा, हमारा मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, हमारा जो है मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बस ये है कि वोट ले लें और बस फिर उसके बाद 5 साल तक कोई आकर देखता नहीं। तो हम ये मांग करते हैं सभी पार्टियों से कि वो हमारे मुद्दों पर बात करें और अपने घोषणा पत्रों में हमारे मुद्दों को शामिल करते हुए उन पर संतोषजनक वो बात रखें कि वो क्या वो देना चाहते हैं हमें, वो अपने एजेंडे में उसको शामिल करें। ठीक है सर। तो ये जरूरी है और प्रतिनिधित्व तो जो आबादी के अनुपात में है वो जरूर मिलना ही चाहिए। ठीक है सर, माइक जरा सा आगे बढ़ा दीजिए। भाई साहब काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजस्थान में जो 7.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से माइनॉरिटी टिकट को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में जो मंथन है वो पार्टी लेवल पर पार्टी सोचती है। लेकिन हमारे जो काबिल दोस्त हैं या बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें ये पता नहीं है, या हमारे जो भाई हैं दोस्त हैं, आपको मैं बता दूं, अगर मेरे को भी पैनल लॉयर बनाया तो हमारे एफर्ट से बनाया कि हम काबिल हैं, काबिलियत है हमारे में, हमें कांग्रेस पार्टी ने नवाजा। ठीक है, वो अपनी जगह एफर्ट्स करता है, लेकिन मेरा अब भी ये मानना है कि हमारी आबादी और आबादी के हिसाब से जो सीटें हमें डिवाइड है और हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी दे या कांग्रेस दे। एक हमारे भाई कह रहे थे कि 16 सीटों पर हमारी जमानत जब्त हो गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं डाउनलोड कर रहा था, उसमें एक भी सीट ऐसी नहीं है माइनॉरिटी के कांग्रेस के अंदर। मैं हमारे भाई सादिक भाई को दिखाना चाहता हूँ कि एक भी सीट पे जमानत जब्त नहीं हुई है हमारी। दूसरी बात, कांग्रेस हमें क्या सीट देती है, बीजेपी क्या सीट देती है, लेकिन हमारी भागीदारी को लेकर के हम चाहे पार्टी कोई सी भी हो, हम हमारी पहली पंक्ति में बैठना चाहते हैं। हम आज़ादी, चाहे वो आज़ादी के दौर में हम साथ रहे हो माइनॉरिटी में, या आज़ादी के बाद माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं चाहिए और पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। कि दोनों पार्टियों की तरफ से आपको वो भागीदारी अभी मिल नहीं पाई, आप बिल्कुल माइनॉरिटी की तरफ से कोई भागीदारी नहीं मिली है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात खत्म करें, फिर मैं आरको साहब के पास जाता हूँ। पूरे प्रदेश में जो भागीदारी आज माइनॉरिटी के साथ, पूरी कौम के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने जो साथ दिया है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दूंगा। आज राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि अपने वार्ड का कार्यकर्ता एक माइनॉरिटी से उठाओ, चाहे कोई भी इसकी सीट आती है उसका हक मिलना चाहिए। पैनल हमारा बन रहा है। आरको साहब, कांग्रेस से अर्चना जी आई हुई हैं, इनके सामने मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी बात आगे तक पहुँचाएँ। 13% जब हमारी आबादी है तो हमें 26 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि जिनके अंदर मुसलमान जो हैं वो निर्णायक वोट है वहाँ पर। इस तरह से वहाँ पर इस तरह से वोट हैं कि वो 10 सीटों के ऊपर तो तकरीबन 90 से लेकर के 1,10,000 तक हमारे वोट हैं। और उसके अलावा 8 सीटें ऐसी हैं जिसपे 70,000 तक हमारे वोट हैं, और बाकी 22 सीटें ऐसी हैं कि जिसमें 40,000 हमारे वोट हैं। तो हमारी वोटों की भी संख्या सबसे ज़्यादा है। हमारी आबादी के लिहाज से हमें सीटें मिलनी चाहिए। मैं अर्चना जी से भी कहूँगा कि ये हमारा पैगाम वहाँ पहुँचाएं और मुसलमानों की नाराजगी यहाँ बैठे हुए इनसे दूर हो सवाल जाए। का जवाब लेंगे। और इसी तरह से मैं इनसे भी चाहूंगा बिल्कुल बीजेपी वाले भी यहाँ पर है कि आप क्या करने जा रहे हैं। जब कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो ये बीजेपी वाले ये कह करके कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है, ये तुष्टीकरण का जो है ये देकर के ये दोनों आपस में हमें इस तरह की बातें करके अगर ये माइनस करने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान अपना फैसला खुद लेने के लिए तैयार। ब्रेक पे जाने से पहले लगभग यहाँ पर बैठे सभी अलग अलग तबकों के मुसलमानों ने एक सुर में ये आवाज उठाई है कि सभी बड़ी पार्टियां उनको उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर दें, और सभी पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। सबसे पहले अर्चना जी मैं आपके पास आता हूं। अर्चना जी, अभी आरको साहब ने कहा है कि 13% के लिहाज से 26 सीटें उनकी बनती हैं, क्या इस पर पार्टी गौर करेगी? क्योंकि लगातार ये आरोप कांग्रेस पे लगता रहा है कि कांग्रेस ने इस्तेमाल जरूर किया है लेकिन उनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। मैं इस चीज को से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के शासन में राष्ट्रपति भी रहे हैं, हमारी राज्य में मंत्री भी रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व हम लोगों ने दिया है और देना भी चाहिए, इनका हक है। लेकिन उन्होंने जो डिमांड रखी है वो अगर पार्टी को वाजिब लगी, मैं वहां तक पहुंचाऊंगी, उस पर निर्णय लेने का अधिकार पार्टी नेतृत्व का है और हर समाज का अपना हक होता है कि वो हर राजनीतिक पार्टी के सामने अपनी सारी मांगों को रखे। और इसमें सिर्फ खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं, आज सभी समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे पार्टी कार्यालय पर पहुंचते हैं, मांग रहे हैं और वही अपने प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, तो उस पर बहुत गंभीरता से हम लोग विचार भी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, किसी को भी, किसी भी समाज के व्यक्ति को, किसी वर्ग जाति के व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शंका अपने मन में कांग्रेस के प्रति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबकी बात को सोचती है, सबको साथ लेकर चलने का मादा रखती है और कभी किसी को नीचा दिखाने का या किसी को कमतर बनाने का हमने प्रयास नहीं किया। ठीक है, आप जवाब दीजिए बहुत संक्षेप के अंदर, 30 सेकंड है आपके पास। आप जवाब देने वाले थे आरको साहब के सवाल का। जिस तरह से आरको साहब ने अभी डिमांड की कि 13% हमारी आबादी है, 26 टिकट हमें कांग्रेस से मिलनी चाहिए। आप कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं, ये तो इनसे तो आप डिमांड करते हुए आ रहे हैं, सालों हो गई आपको इनसे डिमांड करते हुए। जब 16 जब टिकट आपको दी थी, जब भी आपने उन्होंने 0 पे ला दिया। बीजेपी की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, बीजेपी वो पार्टी है, बीजेपी में डिमांड नहीं की जाती। बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी है, 3600 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी के अंदर हमारे लोगों ने प्रयास किया, हमारे लोगों ने मांग की है, हमारा पार्टी नेतृत्व उसमें जो फैसला करेगा उस हिसाब से हम पार्टी टिकट देगी। आश्वासन है आरको साहब बीजेपी की तरफ से आपको। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, संक्षेप में अपनी बात खत्म करिए, माइक जरा से पीछे दीजिए, समय की कमी है। कुछ ही लोग सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, असल में यहाँ मुस्लिम प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टियों में कितना बढ़े बिल्कुल और क्या स्थिति है उसके मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। जहाँ तक सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट का या बीजेपी का, तो मुसलमान मोस्ट प्रोबेबली मुसलमान कांग्रेस वोटर है, लिहाजा हमारा मुतालबात ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से। आज की डेट में राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन है उसमें मुसलमान कांग्रेस पार्टी के प्रति उदासीन है। उसकी वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में, प्रदेश में और हर विधानसभा में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस मुसलमान को टिकट देगी या नहीं देगी। बाज वक्त ये आता है कि 16 नहीं 10 देगी, 12 देगी, जयपुर में 2 सीटें देती है, 2 देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस को भी इसके बारे में जब हम कांटेक्ट करते हैं तो पार्टी कहती है कि ये बीजेपी का रूमर है, तो आप लोगों को इसका खंडन करना चाहिए। आप लोगों को कहना चाहिए कि सरकार में जितनी हिस्सेदारी मुसलमानों की बनती रही है, जितने टिकट देते रहे हैं उतने टिकट मिलेंगे। जहां तक कैंडिडेट के हारने का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को जब टिकट दे तो वो वहां पर अदर कम्युनिटी के वोट भी दिलाए। देखिए मुसलमान 95% अपना कर्तव्य का निर्वहन कर देता है, लेकिन अदर कम्युनिटी से हम लोग नहीं करवाते हैं, उस कैंडिडेट को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। शहाबुद्दीन साहब बहुत संक्षेप में, समय खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, टिकट से ऊपर हटकर जो इकबाल साहब ने कहा, मुसलमानों के रोजगार, मुसलमानों का सुरक्षा, उसकी आर्थिक विकास, इन पे डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पप्पू कुरैशी साहब। कांग्रेस और बीजेपी में जो माइनॉरिटी जुड़े हुए हैं, अक्सर वो ये बात कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी है, मुझे ये बना दिया, या मेरे भाई को ये बना दिया। बीजेपी अच्छी है, मुझे ये बना दिया, मेरे भाई को ये बना दिया। तो क्या अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों ने शासन किया, क्या हिंदुस्तानी लोगों को कोई वजीर नहीं बनाया था? बनाया था, सिर्फ अपनी कौम को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। डेमोक्रेसी को जिंदा करो। हम तो उस दिन मानेंगे कांग्रेस या बीजेपी पार्टी अच्छी है जिस दिन थाने में एक रिक्शे वाला रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगा और उसको चाय का एक प्याला मिलेगा, उस दिन हम मानेंगे हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, डेमोक्रेसी। देवेंद्र शास्त्री साहब। मुस्लिम रहनुमाओं से मेरी एक गुजारिश है, बहुत भी मैं आदर के साथ, कि हम विकल्प के बारे में सोच ही नहीं रहे। हम उसी 60 साल के जो घाव हमने लिए उन्हीं के ऊपर हम मरहम ढूंढते घूम रहे हैं। आपको कम से कम अपनी नज़रें खोलनी चाहिए कि ये इनसे मिन्नतें करने से आपको क्या हासिल होने वाला है, क्या अब तक हुआ। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर विकल्प मौजूद है
और विकल्प के लिए साथी भी मौजूद हैं। आप उसके बारे में सोचिए। विकल्प नहीं सोचेंगे, इनोवेटिव नहीं होंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दूसरा, एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी नुमाइंदे कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में या अब तक पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम्स में से गए हैं, वो स्टैंप से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं रही है। आप कम से कम अपने बीच में से अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोगों को प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको जिताइए। आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। जी, इसका जवाब आरको साहब ने बहुत पहले दे दिया था कि अगर दोनों पार्टियां हमारे साथ नहीं आती हैं तो हम किसी तीसरे के साथ चले जाएंगे। आरको साहब भी उन्हीं दो पार्टियों के जाल में फंसे हुए हैं, उनसे बाहर ये देख नहीं पा रहे हैं और इसलिए आरको साहब को भी ये देखना चाहिए। ये बार बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं किसी के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भी उचित नहीं है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है अब ओपन होना चाहिए और जो सही दिशा में सामंजस्य के साथ जो पार्टियां चलना चाहती हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है और अच्छा संदेश जो है प्रदेश के तरफ से मुस्लिम जो है पूरे देश को दे सकता है कि इस दिशा में वो तो आपकी जो बाकी की टिकटों की घोषणा होने वाली है उनके अंदर इनका असर नजर आएगा जो आपने बोला है? बिल्कुल, अब तक नजर आया है और आगे भी नजर आएगा। हम लोग उस नजरिए से देख ही नहीं रहे सारे पॉलिटिकल, उसको हम डेवलपमेंट के नजरिए से देख रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में अलग से इस खास कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट का एजेंडा है और आप देख करके खुश होंगे कि वो पूरा के पूरे देश के इंटीग्रेशन के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, बैरवा जी, मैं देश के सियासतदारों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि देश के आज़ादी के अंदर जो मुस्लिम कौम है उसने जो शहादत दी है उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1857 के जो आज़ादी की लड़ाई में कुल 87 लोग आज़ाद हुए, शहीद हुए थे। उनमें से 49 लोग केवल मुस्लिम जाति के थे, मुस्लिम समाज से थे। तो दोनों सियासत पार्टियों से कहूँगा कि 13 इनको 226 सीट तो मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ही ऐसे ही लोगों को आगे लाए जो जमात को प्रतिनिधित्व दे सके, लोकसभा और विधानसभा में अच्छा बोल सके, अपने समाज जमात की बात को उठा सके। यास्मीन फारूकी जी, अंतिम टिप्पणी। आप काफी समय से बोली नहीं है, कुछ सुन रही हैं आप। यास्मीन जी संतुष्ट हैं? सारी पार्टियों ने कहा अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होगी तो आपको वो भागीदारी नजर आएगी। वो तो जब आएगी तब आपका चैनल पता नहीं जब दोबारा बुलाएगा तब उसका जवाब भी सवाल और जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं तो जो इतना बढ़ के बोल रहे हैं, मैं इनमें से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस वक्त टिकट की भागीदारी पैसों से ज़्यादा चल रही है बमुकाबले इंसानों से। क्योंकि अभी जैसे मैं तो कांग्रेस वालों से ही पूछ लूँ ये सवाल कि 4 आदमियों का क्या हुआ? जो अभी 4 आदमी प्रभारी थे उनका क्या हुआ? जो हटाए गए, तो अभी तक जो लास्ट स्टेज है उस तक तो अभी तक पैसों की लेनदारी से ही कहानी ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो अब ये 2-4-5 दिन में क्या डिसीजन आते हैं वो भी देख लेंगे हम, और किस तरह आते हैं और किन पैसों की भागीदारी से आते हैं। आपको भरोसा नहीं है? नहीं साहब, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आज ये तो तय है कि 5 साल तुम राज करो और बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है 5 साल मेरे भाई तुम आ जाना, मेरे भाई 5 साल मैं आ जाऊंगा। मैं यास्मीन जी की उस बात को स्पष्ट कर दूं कि किसी ने भी किसी प्रकार का प्रभारी सचिव को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, और अफवाहें इस दौर में इसलिए है क्योंकि जो जनता है वो जान रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो कांग्रेस के बारे में कैसे भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाएं। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, न्यूज को झुठला रही हो, न्यूज को झुठला। अरे जवाब ले लेते हैं यास्मीन जी, जवाब ले लेते हैं। यास्मीन जी जवाब ले लेते हैं। मेरी बात, समाचार पत्र में कुछ लिख गया तो वो कोई सच्चाई है या शपथ के साथ बात आ गई, उसका भी खंडन होता है। टीवी चैनल्स पे कुछ आ गया उसका भी खंडन। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसी को हटाने का निर्देश दे दे। तो इसका वैसे तो मुझे खंडन भी से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अफवाह का कोई खंडन नहीं किया जाता। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इन बातों में मत आइए। कांग्रेस इस समय जनता उसके साथ खड़ी है, और किसी प्रकार का कोई लेन देन, किसी प्रकार के कोई पूंजीपतियों को किसी प्रकार की कोई सत्ता सुपुर्द करने का, टिकट देने का हमारा मानस नहीं है। आप इंतजार करेंगे जो आपके सामने आश्वासन दिया सभी राजनीतिक पार्टियों ने, और आपको आम आदमी पार्टी ने एक और विकल्प दिया है। अभी जो है 12 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 7 दिन नामांकन प्रक्रिया चलेगी, और हम देखेंगे कि जो पार्टियां हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये हो, आबादी के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं या नहीं। अगर ये नहीं देते हैं तो हम जो है फिर 18 तारीख तक अगर
सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती है तो 18 तारीख को मुस्लिम समाज बैठ कर के फैसला करेगा कि अब उसे क्या करना है। तो आप अभी इंतजार करेंगे आप? जी कुरैशी साहब, 1 लाख वोटर पे 16,000 बारी क्यों? हवा महल क्षेत्र में 1 लाख मुस्लिम वोटर है, 16,000 ब्राह्मण। बीजेपी भी ब्राह्मण को देती है टिकट और कांग्रेस भी ब्राह्मण को देती है, और एक तरफ हमें भागीदारी देने का वादा करते हैं, तो हमारा भागीदारी कहाँ रहा है? तो सीधा साधा घात है हमारा। दूसरा वोट हमारा डिस्पेंसरी दूसरी कॉलोनी में बनते जाके, क्या आंकड़े बता सकती है? कांग्रेस ने भी 70 साल में हमारी कॉलोनी में कितनी डिस्पेंसरी, कितनी सरकारी स्कूल है या कितना विकास हमारी कॉलोनी में कराया, जरा बताएगा कोई हमें? कोई भी कांग्रेस का वक्ता बताएगा कितनी डिस्पेंसरी बनी है हमारे क्षेत्रों में? चलिए उम्मीद करते हैं, अभी टिकटों की घोषणा होनी बाकी है। दोनों बड़े राजनीतिक दलों की, आम आदमी पार्टी ने काफी सारी टिकटों की घोषणा कर दी है, उनकी भी लिस्ट आनी बाकी है। ये सभी बड़े दल कितने आबादी के अनुपात के अंदर कितने टिकटों का बंटवारा इनको करते हैं, ये कुछ ही दिनों के अंदर साफ हो जाएगा। आप सभी मेहमान इस कार्यक्रम में आए, हिस्सा लिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।